नमस्कार, सिमरला क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मध्यस्थम सुलह अधिनियम के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनकी चर्चा करेंगे। आज आपकी जो 4th यूनिट है मीडिएशन की, उसको लेकर के क्वेश्चन अवेलेबल नहीं थे, किसी के पास मैटर नहीं था। ये जो मटेरियल है आपके लिए प्रोवाइड करवाया जा रहा है और साथ में आपको ये एक्सप्लेन भी करके समझाया जाएगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन के आंसर आपको अटैम्प्ट करने हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के इस वीडियो के अंदर हम 2 प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है वर्चुअल ऑनलाइन विवाद समाधान क्या है और दूसरा प्रश्न है वैकल्पिक विवाद समाधान में संप्रेषण या संचार का क्या महत्व है और मौखिक या वाचिक और अमौखिक या अवाचिक प्रभावी या अप्रभावी संप्रेषण क्या होता है, इनमें क्या भेद है, इसको लेकर के अपन चर्चा करेंगे। तो इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें भी मैंने 3 क्वेश्चनों की चर्चा की है, वो भी आपके लिए उपयोगी है, आप वो भी ज़रूर देखें। और ये जो 2 क्वेश्चन है ये भी आप देखें। निश्चित रूप से आज के पेपर में आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा, इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहें और वीडियो का लाभ उठाएं। ये स्पेशली आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से तैयार किया गया है, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम आज 1 बजे स्टार्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बच्चों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो आपके लिए स्पेशली तैयार किया गया, इसलिए आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक ये पहुंच सके। चलिए करते हैं शुरुआत। वर्चुअल या ऑनलाइन विवाद समाधान क्या है, इसके विकास के मुख्य कारण बताइए। यानी जो वर्चुअल आजकल डिजिटल जो इंडिया चल रहा है, डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, तो उसी तरीके से यहाँ भी डिजिटल सिस्टम यहाँ अपनाया गया है। जैसे हम बात करें विवाद समाधान के तरीके, हमने पहले वाले प्रश्न में देखा था, ये तो गांव की पंचायत में चौपालों पर गांव के मौजूद व्यक्तियों की उपस्थिति में भी विवाद समाधान होता था, वहां भी वार्ता होता था। उसके बाद धीरे धीरे इसको कानून का रूप दिया गया, यानी एक्ट बन गए समाधान के विकल्प और उसके बाद एक्ट बनने के बाद फिर अल्टरनेटिव सिस्टम भी अपनाए गए कि और भी कोई तरीका है क्या, कोर्टों के अलावा भी किसी प्रकार से विवादों का निपटान किया जा सकता है क्या, तो उनको लेकर भी कानून बने। अब धीरे धीरे परिस्थितियां इस प्रकार की आ गई है, देश इस दौर से गुजर रहा है जहां डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है, तो डिजिटल वर्चुअल समाधान की भी बात यहाँ करना जरूरी है। यानी न्यायालय में जब व्यक्ति कोई जाता है, टाइम लगता है, कोर्ट में आता है, समय लगता है, धन लगता है, तो इन सब से बचने के लिए क्या कोई ऐसा सिस्टम भी अपनाया जा सकता है जहां घर बैठे व्यक्ति आपस में बातचीत करके अपने मामले का निपटारा कर सकते हैं। तो इसी के लिए ये वर्चुअल ऑनलाइन विवाद समाधान लाया गया है। करते हैं शुरुआत। आधुनिक युग में वैकल्पिक विवाद समाधान का एक परिष्कृत रूप वर्चुअल विवाद समाधान है। यानी आधुनिक युग की अगर बात करें तो ये वर्चुअल समाधान है, एक बिल्कुल परिष्कृत यानी शुद्ध रूप है। ऑनलाइन विवाद समाधान तंत्र क्या है, इसका मतलब है कि वैकल्पिक विवाद समाधान यानी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो एडीआर है, उसकी डिजिटल तकनीक का उपयोग करके एक विशेष रूप से छोटे और मध्यम किस्म के विवादों को बातचीत और बीच बचाव के जरिए उनका क्या किया जाए, समाधान करने का प्रयास किया जाए। और इस समाधान करने में जो ऑनलाइन जो प्रौद्योगिकी है उसका उपयोग किया जाना इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी छोटे छोटे मामले इस प्रकार के जहां कोर्टों में जाने से समय धन लगता है, तो उनको क्यों न घर बैठे उनको ऑनलाइन तकनीक के जरिए उनका आपस में निपटारा किया जा सके, इसलिए इस तकनीक का उपयोग किया गया है। ऑनलाइन विवाद समाधान विवादों के कुशलतापूर्वक और किफायती तरीके से सुलझाने में मददगार साबित होता है, क्योंकि ऑनलाइन विवाद है ये सरलता से होता है। भाई आप वहां दिल्ली में अपने घर पे बैठे हो, इधर कोर्ट के अंदर ऑनलाइन सिस्टम से आपको जोड़ दिया गया है, आपसे जो 4 बातें पूछनी थी वो वहीं पूछ ली जाती है, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये कुशलतापूर्वक और किफायती ये तरीका माना जाता है। ऑनलाइन विवाद समाधान सुविधाजनक, सटीक, समय की बचत करने वाला और किफायती भी है। भारतीय न्यायपालिका देश में लंबित मामलों में वृद्धि की समस्या से जूझ रही है। भाई कोर्टों में इतने जो केस है वो पेंडिंग चल रहे हैं और कोर्टों को इससे बड़ी समस्या हो रही है, तो और जजों की भी साथ में कमी है, और जिसके कारण से नागरिकों को वो न्याय है वो समय पर नहीं मिल पाता। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट भी सामान्य मामलों में उनको भी मुक्ति की जरूरत है, ताकि वो भी अपने संविधान के आदर्शों को बनाए रखने के कार्य पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सके। न्यायालय की प्रक्रिया आम आदमी को आर्थिक दृष्टि से वहनीय नहीं होती। भाई कोर्ट में कोई अगर आम आदमी जाए तो उसके लिए वकीलों की फीस देनी पड़ती होती है, कागजी खर्चे होते हैं, समय लगता है, बहुत सारी मतलब बहुत खर्चीली प्रक्रिया है। तो इसलिए कई बार
न्यायालय में उपस्थित होने से इनकी आजीविका भी प्रभावित होती है। कई बार लोग अपना काम छोड़ करके कोर्ट में तारीख पर जाते हैं तो वहाँ उनका पैसा लगता है। तो इसके लिए वर्चुअल जो विवाद समाधान है वो ज़रूरी हो गया है कि ऐसे लोग जो अपना काम डेली काम करते हैं उनके लिए कोर्ट में आना पॉसिबल नहीं है। तो क्यों ना उनके साथ वर्चुअल सिस्टम से ही वहीं बैठ करके क्या कर दिया जाए, उनके विवाद का समाधान कर दिया जाए। तो ये वर्चुअल जो समाधान है, ये विवाद समाधान, ये आज के समय की आवश्यकता बन चुका है। ऑनलाइन विवाद समाधान का लाभ ये है कि इससे न्यायालय में लंबित मामलों में कमी आएगी, नागरिकों की न्याय तक सुलभ और सस्ती पहुंच सुनिश्चित होगी। भाई लोगों को आसानी से न्याय मिलने लगेगा। नागरिकों ऑनलाइन विवाद समाधान से मुकदमों को हल करने में तेजी आएगी, नागरिकों को जल्दी न्याय प्राप्त होगा, न्यायालयों की अवसंरचना संबंधी खर्चों में कमी आएगी, यानी न्यायालय को अपना स्ट्रक्चर के लिए ज़्यादा वो नहीं देखना पड़ेगा, खर्चों में कमी आएगी। इस तरह की व्यवस्था है वो सुविधाजनक चलेगी। और इसके साथ साथ जो समय की बचत और मुकदमेबाजी में लगने वाला खर्च है उसमें भी बचत होगी। परंतु इसके सामने अभी भी कई चुनौतियां हैं, क्योंकि अभी उतना सिस्टम डेवलप हुआ नहीं है। जैसे इंटरनेट की कनेक्टिविटी अभी भी कुछ जगह नहीं है, तो इससे ये थोड़ी सी समस्या ज़रूर है, जिसका समाधान किए बिना ऑनलाइन मध्यस्थता के कार्यान्वयन की राह में शिक्षा की कमी और प्रौद्योगिकी तक पहुँच न होना भी एक बड़ी समस्या है। यानी ये सिस्टम तो बहुत अच्छा है ऑनलाइन वाला, लेकिन इसमें अभी कुछ दिक्कत है। कई कई जगह तो नेटवर्क नहीं होता, कई कई जगह लोगों को सिस्टम को चलाना नहीं आता। तो ये थोड़ी सी जो चीज़ें हैं ये बड़ी अभी कमी कर रही है, लेकिन धीरे धीरे इसमें सुधार हो जाएगा। ऑनलाइन विवाद समाधान की राह में एक बड़ी बाधा है विकासशील देशों में प्रौद्योगिकी, इंटरनेट और ई कॉमर्स के अवसरों का असमान वितरण तंत्र की स्वीकृति और मान्यता को बाधित करता है। वर्तमान समय की आवश्यकता को देखते हुए नागरिकों को न्याय तक कुशल और किफ़ायती पहुंच उपलब्ध करवाने हेतु ऑनलाइन विवाद समाधान के तहत प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है। ऑनलाइन जो विवाद समाधान है उसके विकास के पीछे कई घटक जिम्मेदार हैं। जैसा कि हमने देखा कि भारत ने पारंपरिक अदालतों से विवाद समाधान के वैकल्पिक साधनों को अपनाने के लिए वैध साधनों के क्षेत्रों में तेजी से विकास देखा है, जिसने मध्यस्थता, सुलह मध्यस्थता, न्यायिक निपटान और लोक अदालतों के विकास को बढ़ावा दिया है। प्राथमिक अंतर्निहित मुद्दा न्याय तक पहुंचने के सही साधनों में नहीं है, बल्कि ये न्याय के वितरण में तेजी लाता है। इसे आम जनता के लिए अधिक लागत प्रभावी बनाता है। एडीआर की प्रक्रिया उसमें भौतिक कार्रवाई शामिल होती है, अधिकांश समय भौगोलिक सीमाओं से बाधित होती है। और कोविड-19 का जो समय हमने देखा है, इसमें तो ऐसी सीमाएं अजीबोगरीब हो गई है। और इस स्थिति को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि हम ऑनलाइन विवाद समाधान नामक इस संभावित लाभप्रद समाधान को अपनाएं और उसका उपयोग करें। ये हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और दस्तावेजों के ऑनलाइन संचालन जैसी आधुनिक तकनीक के उपयोग के साथ मध्यस्थता, बातचीत या मध्यस्थता के रूप में ऑनलाइन माध्यम से विवादों को निपटाने का सहारा प्रदान करता है। जैसे आप देखते हो कि एक कैदी है, खूंखार कैदी, उसको अगर कोर्ट में लेके आए तो उसके लिए कितना व्यवस्था करनी पड़ती है। और आजकल जो डिजिटल सिस्टम है, वीडियो कॉन्फ्रेंस है, वीसी के जरिए उसको जेल में बैठे बैठे उसकी कोर्ट में पेशी करवा दी जाती है, तो कहीं कोई खर्चा नहीं लगता। तो ये एक सस्ता सुलभ सिस्टम तो है, लेकिन इसको अभी अपनाने में थोड़ी सी दिक्कतें हैं, उनका भी हमें दूर करके इसको जल्दी ही इसको सहारे के रूप में काम में लेना है। भारत में ऑनलाइन विवाद समाधान का उद्भव लागत प्रभावी और कम समय लेने वाला दोनों हो सकता है। लागत भी कम है और प्रभावी भी है। यह उन विवादों के लिए भी फायदेमंद है जो विभिन्न कारणों से या तो लागत या समय के मुद्दों के कारण अनसुने रह जाते हैं, और ऐसे विवाद ओडीआर का सहारा ले सकते हैं, जो कि लागत और प्रभावी कम समय लेने वाले दोनों, यानी कुछ ऐसे विवाद हैं जिनका इसका सहारा लेकर के इस ऑनलाइन विवाद समाधान का उनमें जल्दी से न्याय किया जा सकता है। कोविड-19 का प्रकोप के बीच उधार, संपत्ति, ऋण, वाणिज्य, खुदरा से संबंधित विवादों को ओडीआर के माध्यम से हल किया जाना, एडीआर के माध्यम से हल किया जाना, जो आर्थिक पुनरुद्धार के प्रभावशाली हिस्सों में से एक माना जाता है। ऐसे ही कुछ मामले हैं जो अदालतों में ओडीआर की प्रक्रियाओं की आवश्यकता को माना जाता है। कोविड-19 महामारी के अगर आलोक में हम इसको देखें तो यहाँ तक कि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बोबड़े ने भी शीर्ष अदालतों को बंद करने से बचने के लिए अदालतों को आभासी बनाने के प्रयास पर महत्व दिया। ये कहता है कि जो कोर्टें उनको बंद करने के बजाय उनको आभासी बनाए, काल्पनिक बनाए, यहाँ पर बैठ करके वर्चुअल सिस्टम से कार्रवाई करें, इस पर इन्होंने जोर दिया है। भारत में ऑनलाइन विवादात समाधान पद्धति अपने प्रारंभिक चरण में अभी प्राइमरी स्टेज पर है। ये समय के साथ साथ अधिक लोग विवादों को सुलझाने के उद्देश्य से एडीआर का सहारा ले रहे हैं। कई एडीआर प्लेटफॉर्म स्थापित किए गए, जैसे CADRE, SAMA, ऑनलाइन विवाद समाधान के अंदर AGAMI आदि। नीति आयोग ने आगामी और ओमडीआर नेटवर्क इंडिया के सहयोग से हाल ही में भारत के ऑनलाइन विवाद समाधान उत्प्रेरित पर एक जो बैठक भी की है, और जहां प्रमुख हितधारक भारत में ऑनलाइन विवाद समाधान को स्केल करने के प्रयास सुनिश्चित करने के लिए सहकारी रूप से काम करने के लिए एक साथ लाए गए हैं। यानी कोऑपरेटिव सिस्टम से इसको एक साथ ला करके ऐसे विवादों का निपटारा करने के लिए काम कर रहे हैं। सम्मेलन के दौरान इस बात पर सहमति हुई कि एडीआर में भारत के लिए बड़ी मात्रा में संभावनाएं हैं, खासकर जब छोटे और मध्यम आकार के संघर्षों की बात आती है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में एडीआर के विकास का बीड़ा उठाया है। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य
बनाम डॉक्टर प्रफुल्ल बी देसाई के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा गवाही साक्ष्य अभिलेखित करने का एक स्वीकार्य साधन है, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए साक्ष्य ली जा सकती है और ये एक स्वीकार्य साधन है। नतीजतन विधायी ढांचा साथ ही साथ भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मिसालें विवाद समाधान के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करती है, एडीआर तकनीकों के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करती है। 1872 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1996 का मध्यस्थ सुलह अधिनियम, 2000 की सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, इनके साथ साथ पढ़ने से संयुक्त पठन से स्पष्ट है कि भारतीय कानून एडीआर प्रक्रियाओं का वैधता और तकनीकी व्यवहार्यता प्रदान करते हैं। यहाँ तक कि वे अब हमारे पास भारतीय वर्चुअल कोर्ट सुविधा भी है जो वादियों को ई फाइलिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से वाद दायर करने में मदद करती है, और जिसके लिए एक साइट भी दी गई है https ये जो VC court.gov.in के माध्यम से कोर्ट फीस या जुर्माना को ऑनलाइन भुगतान भी करती है। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि भारत में औसतन प्रत्येक न्यायाधीश को 1350 मामले आवंटित किए जाते हैं, जबकि अमेरिका में उनके समकक्ष को केवल 388 मामले, यानी भारत में मुकदमे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पेंडिंग है। तो अगर अमेरिका की तुलना करें तो अमेरिका में एक जज को 388 मामले मिलते हैं, जबकि भारत में 1350 है। तो वो इतने ज़्यादा संख्या में मामलों को किस प्रकार से निपटा, तो ये बड़ी समस्या है। इसी के लिए जो प्रौद्योगिकी संचालित विवाद समाधान प्रक्रिया इसको बढ़ावा देना और मजबूत करना जरूरी हो जाता है। इसी प्रकार ओडीआर या वर्चुअल विवाद समाधान विवादों को तेज और सस्ता समाधान का तंत्र के रूप में उभरा है। ऑनलाइन बाजार के विशाल विस्तार के साथ ओडीआर तंत्र को व्यापक सार्वजनिक ज्ञान और प्रशिक्षण की आवश्यकता है, जिसे सोशल मीडिया, शिक्षा, नुक्कड़ नाटक, विपणन सम्मेलन, सेमिनार, अभियान के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यानी इन सब का अगर प्रचार करें तो हम इस ऑनलाइन जो वर्चुअल सिस्टम है इसको हम उपयोग में ला सकते हैं, इसका प्रचार प्रसार करके लोगों में जागरूकता ला सकते हैं ताकि लोग इसका फायदा उठा सकें। तो सुनिश्चित करने के लिए समाज के सभी समूह की न्याय तक पहुंचो, भाई मेन मकसद तो ये है कि न्याय सभी तक मिले, कोई न्याय के भाव से वंचित ना रह जाए। इसीलिए तो ये इस सिस्टम को अपनाया गया है। वे लोग अगर कोर्ट में आ नहीं पाता है तो उसके लिए इसी वीडियो कॉन्फ्रेंस या ऑनलाइन के माध्यम से उनके बात को सुना जाना चाहिए। तो आम जन तक न्याय की पहुँच सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य माना गया है। आसान पहुंच के लिए और सुनिश्चित करने के लिए कि समय पर पर्याप्त तरीके से न्याय दिया जाता है, साक्षरता दर में वृद्धि, भाषा और सांस्कृतिक बाधाओं की कम करके ई कोर्ट तक आसान पहुंच प्रदान करके मजबूत बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाना चाहिए, जो उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कदम हो सकता है। नतीजतन वैश्विक सहमति के सुविधाजनक बनाने और सीमा पार विवादों के समाधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए ओडीआर को आगे बढ़ाना एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। ऑनलाइन वर्चुअल सिस्टम इसको आगे बढ़ाया जाना बहुत जरूरी हो गया है ताकि समय के साथ लोगों को न्याय उपलब्ध करवाया जा सके। एक क्वेश्चन आता है आपका, वैकल्पिक विवाद समाधान में संप्रेषण या संचार का क्या महत्व है, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी वैकल्पिक विवाद समाधान में इस कम्युनिकेशन का क्या सिस्टम है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, संचार का क्या महत्व है, इसको लेकर के ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो संचार हमारे दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन यह विवादों को सुलझाने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। संचार या तो हमारे तर्क को मजबूत बना सकता है या इसे बाहरी प्रभाव के प्रति संवेदनशील बना सकता है। वैकल्पिक विवाद समाधान विवादों को सुलझाने का एक ऐसा तरीका है जो पूरी तरह से संचार पर निर्भर करता है, यानी कम्युनिकेशन पर निर्भर करता है। हम वार्ता करेंगे तो दो पक्षों की आपस में वार्ता होगी, कम्युनिकेट होंगे। हम मध्यस्थता करेंगे तो हमारे बीच में कम्युनिकेशन होगा, यानी कम्युनिकेशन वो बहुत ज़रूरी है किसी भी मामले को नतीजे तक पहुँचाने के लिए। यदि किसी परामर्शदाता का संचार कौशल अच्छा है, यानी बीच बचाव करने वाला जिसको बिचौला कहते हैं, मध्यस्थ कहते हैं, अगर इसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो वो मामले को क्या कर सकता है, उनमें सेटलमेंट करवा सकता है, राजीनामा करवा सकता है, समझौता करवा सकता है। बीच वाले की समझ अपरिपक्व है, मैच्योर नहीं है, वो कम्युनिकेशन उसका ठीक से नहीं रहा है, तो वो मामले में राजीनामा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो या होता ही नहीं है। तो इसलिए कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़रूरी है, और ये कितनी अच्छी है ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसका कौशल कितना है, उसका ज्ञान कितना है, उस बात पर तय करता है। यदि किसी परामर्शदाता का संचार कौशल अच्छा है तो वह स्वतः ही अन्य परामर्शदाताओं पर बढ़त बना लेगा। और एडीआर में संचार उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारे शरीर के लिए भोजन है। जितना शरीर के लिए भोजन है उतना ही एडीआर यानी जो अल्टरनेटिव डिसोल्यूशन सिस्टम है इसके लिए संचार बहुत उपयोगी है। जैसे हम भोजन के बिना अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते, वैसे ही संचार के बिना निर्णय के दिन तक विवादों को सुलझाया या सुना नहीं जा सकता है। एडीआर में संचार अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अदालतों में साक्ष्य मामले के परिणाम को तय करने में एक भूमिका निभाते हैं। साक्ष्य बहुत जरूरी है, लेकिन एडीआर के माध्यम से विवादों को हल करते समय संचार माध्यम और अन्य प्रक्रियाओं की संपूर्ण आत्मा है। यानी जहां हम वार्ता के जरिए, मध्यस्थता के जरिए अगर किसी विवाद का निपटारा करें तो वहां कौशल, संचार कौशल है, ये बहुत जरूरी है। जबकि कोर्ट के अंदर अगर कोर्ट में एविडेंस है वो बहुत जरूरी है किसी मामले को निर्णय तक पहुंचाने के लिए। तो एडीआर के माध्यम से विवादों से निपटने के लिए इन तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व संचार का है।
यह उस तरीकों को संदर्भित करता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को, अपने विचारों और भावनाओं को बोलने, लिखने और गैर मौखिक तकनीकों आदि के माध्यम से दूसरे पक्ष को व्यक्त कर सकते हैं। भाई संचार का मतलब कम्युनिकेशन करना आपस में। आपका कम्युनिकेशन कैसा, आपका वार्तालाप कैसा, आपका संचार कैसा है, तो ये संचार अगर बढ़िया है तो आप जल्दी सफल होते हो। संचार के महत्व को बताते हुए जॉन ए पीस ने कहा था कि संचार न केवल मानव होने का सार है अपितु जीवन की एक महत्वपूर्ण संपत्ति है। यानी कम्युनिकेशन अगर किसी का ठीक है तो वो उसकी, या मान लो कि वो उसकी वैल्यू अलग ही रहती है। ये दर्शाता है कि एक इंसान के लिए संचार कितना महत्वपूर्ण है। संचार न केवल मानव जीवन के लिए जड़ है बल्कि हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को निर्धारित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह साइकिल की सवारी करने जैसा है। जितना अधिक हम अपने संचार कौशल पर काम करते हैं उतना ही हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। संचार एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा हम सामाजिक प्राणी के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त कर सकते हैं और दूसरों के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। भाई अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया है तो आप जल्दी किसी के साथ घुल मिल सकते हैं, जल्दी किसी के साथ अपनी बातों को उनको बेहतर ढंग से समझा पाते हैं। अगर आपके संचार में समस्या है, आपको ठीक से अपनी बात को अभिव्यक्त करने का तरीका नहीं आता है, तो आप अपनी बात को, चाहे आपको नॉलेज कितना हो, अपनी बात को बेहतर ढंग से रख नहीं पाते हो। तो संचार हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ अगर देखें एडीआर के अंदर, तो यहाँ भी इसका महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। किसी भी प्रकार के कार्य के लिए एक प्रभावी संचार आवश्यक है। चाहे अनुबंध हो, किसी मुद्दे का समाधान हो, विचारों, भावनाओं आदि के हस्तांतरण में बाधा को दूर करता है और रोकता है, समाप्त करता है, विभिन्न चरणों में होने वाले संघर्षों को हल करने में मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। वैकल्पिक विवाद समाधान के अंतर्गत संचार के महत्व को स्पष्ट करते हुए जॉन बर्नार्ड शो ने कहा था कि संचार के साथ समस्या वह भ्रम है जो कि हुआ है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि हम जो कुछ दूसरों से कहना चाहते हैं वह ठीक से बता दिया गया है। हम ऐसा मान लेते हैं, भ्रम होता है हमारे कि मैंने तो मेरी बात को परफेक्ट तरीके से रख दिया है, लेकिन वास्तव में वो रखता नहीं है। लेकिन कभी कभी यह धारणा भ्रामक होती है और वास्तव में इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया होता। यह प्रभावी संचार की आवश्यकता को प्रोत्साहित करता है। एडीआर में संचार प्रमुख कारक है, इसके बिना विवादों और संघर्षों को हल नहीं किया जा सकता है। एडीआर में मध्यस्थ बैठेगा, मध्यस्थ की अगर कम्युनिकेशन स्किल दोनों पक्षों के साथ ठीक है तो वो जल्दी उसका निपटारा कर देगा। अगर उसकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया नहीं है तो मामला देरी से निपटेगा। ठीक है, चाहे ये मध्यस्थता हो और चाहे कोई और हो, थोड़ी सी भी गलतफहमी मामले की समझ और परिणाम को बदल सकती है। इसलिए स्पष्ट और कुशल संचार आवश्यक होता है। एडीआर में संचार के लिए कुछ चरण बताए गए हैं, जैसे सहानुभूति के साथ सक्रिय रूप से सुनना। भी एडीआर के अंदर मध्यस्थ है या जो भी निर्णय करने वाला है उसके लिए ये बताया गया कि संचार कौशल के लिए क्या जरूरी है। तो सहानुभूति के साथ सक्रिय रूप से सुनना, भी आप अपनी बात को सहानुभूति के साथ सुने। जो पक्ष आपसे बता रहा है आप उसकी बात को ढंग से सुने। ठीक है, सहानुभूति का अर्थ है अपना पैर किसी और के जूते में रखना। इसका मतलब है कि स्थिति को दूसरे के नजरिए से भी समझने की कोशिश करना। भी सामने वाला क्या कह रहा है, हमें उसकी स्थिति को समझना है कि अपने तरीके से। इसलिए हमें मामले को और अधिक स्पष्ट रूप से तय करने में मदद मिलती है। जब हम दूसरे की जगह बैठ करके हम अपनी बात उसके तरीके से सोचते हैं तब जाकर के निर्णय पर आसानी से पहुंचा जा सकता है। दूसरा है शारीरिक भाषा। ये गैर मौखिक संकेतों और की ओर संदर्भित करता है, जिसका उपयोग हम अक्सर अपने विचारों, भावनाओं आदि को व्यक्त करने के लिए करते हैं। स्थिति का आकलन करने में दूसरों पर प्रभाव पड़ता है। आत्मविश्वास से भरी बॉडी लैंग्वेज वाला व्यक्ति प्रभाव पैदा करता है और दूसरों को अपने पक्ष में लेने के लिए राजी करने की ओर अधिक संभावना रखता है। ये आपका बॉडी लैंग्वेज ठीक है, आपका शारीरिक बनाव ठीक है, आपकी भाषा ठीक है, तो आप अपनी बात को जल्दी लोगों से मनवा लेते हैं। इसलिए संचार की जो 3 शैलियाँ बताई गई, एक तो निष्क्रिय शैली, एक आक्रामक शैली और एक है मुखर शैली। निष्क्रिय शैली क्या होती है? यह संचार के ऐसे तरीकों को संदर्भित करता है जिसमें एक व्यक्ति अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अत्यधिक भावनाओं और विचारों आदि से बचने की कोशिश करता है। वो निष्क्रिय हो जाता है, वो केवल सुनता है। जो कार्रवाई की कमी, क्रोध से इनकार, आक्रामक व्यवहार को दर्शाता है। यह सभी व्यवहार तत्व व्यक्ति को अंतर्मुखी बना देते हैं। संचार की निष्क्रियता उन्हें शारीरिक और भावनात्मक रूप से खुद को अलग थलग कर देती है। जो व्यक्ति मनमुखी होता है, निष्क्रिय होता है, वो अपनी बात को सही ढंग से रख नहीं पाता, तो वो अलग थलग पड़ जाता है। एक होती है आक्रामक शैली। यह संचार के ऐसे तरीकों को संदर्भित करता है जिसमें एक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की ओर से बोलने वाले अन्य लोगों के लिए अपनी राय और विचार इस तरह से व्यक्त करता है जो उनके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के अधिकार का उल्लंघन करता है। ये व्यक्ति स्वभाव से आक्रामक होते हैं, हमेशा सतर्क रहते हैं और दूसरों पर उनके प्रभाव के बारे में ध्यान केंद्रित नहीं करते। इन लोगों का आत्मसम्मान कम होता है क्योंकि किसी प्रकार के भावनात्मक या शारीरिक शोषण का अनुभव किया है, असहायता महसूस कर रहे हैं और भावनात्मक घाव भर चुके हैं। वे हमेशा आक्रामकता के माध्यम से दूसरों पर हावी होने की कोशिश करते हैं, जिससे सीधे संपर्क में रहने वाले को तनाव होता है। यानी ये अपनी बात को आक्रामक ढंग से पेश करते हैं। एक होता है मुखर शैली। यह निष्क्रिय और आक्रामक शैली के बीच का मिश्रण है, जिसमें व्यक्ति अन्य पक्षों की जरूरतों को ध्यान में रखते अपने अधिकारों और जरूरतों के लिए अपनी अपनी राय और विचार स्पष्ट रूप से और सही शब्दों में व्यक्त करते हैं। यानी ये वाले बढ़िया होते हैं।
इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रभावी संचार कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके साथ हम पैदा होते हैं। एक व्यक्ति जो अपने संचार कौशल पर काम करता है, उसे अपनी समकक्षों से बढ़त मिलती है। जिसका कम्युनिकेशन बढ़िया, वो अपने साथ वालों से ऊपर उठ जाता है जल्दी। अच्छा, स्पष्ट और प्रभावी संचार समय की मांग है, यानी आज के समय की मांग है कि अच्छा प्रभावी संचार है तो बहुत बढ़िया रहता है। कानूनी दृष्टिकोण से मुख्य रूप से दो कारणों से संवाद करते हैं। भागने या लड़ने के लिए संचार की शैली अलग अलग हो सकती है, लेकिन अंतिम उद्देश्य हमेशा इन दोनों के इर्द गिर्द घूमता है। वैकल्पिक विवाद समाधान में संचार विनिमय का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम माना गया है। संवाद का मतलब खुला, सरल और ईमानदार तरीका स्थिति की स्पष्ट समझ में मदद करता है और संदेश की गलत व्याख्या को रोकता है। भैया आप खुले तरीके से अगर अपनी बात कहते हैं तो गलत संदेश नहीं जाएगा। साथ ही स्पष्ट, प्रभावी और कुशल संचार पक्षकार को दूसरों को विश्वास देने और किसी विशेष मामले पर अपना रुख बताने में मदद करता है, एक दीर्घकालिक संबंध स्थापित करता है। कुल मिलाकर के आपको ये देखना है कि संचार का मतलब है आप अपनी बात को बेहतर ढंग से रख पाते हैं या नहीं रख पाते। अगर आपको कोई मध्यस्थ बना दिया जाता है तो आप दोनों पक्षों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, कैसे आप अपनी बात को उनको मनवाने में सफल होते हैं, कैसे उनकी बात को आप धैर्य से सुनते हैं, ये सारी बातें यहाँ संचार के अंतर्गत बताई गई है। यानी एक दूसरे के साथ आपका कम्युनिकेशन किस टाइप का है उस पर यह डिपेंड करता है। ये अगर बढ़िया है, कौशल अच्छा है, आपको एक्सपीरियंस है, तो आप जल्दी सफल होंगे, नहीं तो देरी से होंगे। मौखिक या वाचिक संचार क्या है? मौखिक संचार शब्दों के साथ श्रवण संचार है। यह ज़्यादातर आमने सामने या साधन के रूप में भाषा के उपयोग के साथ लिया जाता है। आजकल फ़ोन और इंटरनेट जैसी तकनीक में मौखिक संचार को एक ही स्थान या लेखन के बिना संभव कर दिया है। या बोले गए शब्दों या ध्वनि का स्वर और मात्र शब्दों के साथ सबसे ज़्यादा मायने रखता है। इस तरह विस्फोट और भावनाएं अन्य कारक है जो संदेश का इच्छित अर्थ भेजते हैं। इसलिए परिस्थितियों के अनुसार सही शब्दों का चुनाव करना महत्वपूर्ण है, परंतु अर्थ प्रतीत भिन्न होने के कारण अंतर सांस्कृतिक स्थितियों में मौखिक संचार विफल हो सकता है। यानी कम्युनिकेशन का मतलब आप डायरेक्ट आमने सामने हो या किसी भी तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं तो वो मौखिक संचार की श्रेणी में आता है। अमौखिक का मतलब है शब्द रहित संचार। इसे दृश्य संकेतों के रूप में व्यक्त किया गया है। भी जो आप केवल देखते हो, विजुअल करते हो, जिसमें बोला नहीं जाता है। मौखिक में बोला जाता है, अमौखिक में बोला नहीं जाता है। इसमें शारीरिक भाषा, हाव भाव, चेहरे के भाव, स्पर्श आदि के रूप में गैर मौखिक संचार के कुछ उदाहरण इस प्रकार है। जैसे शब्दों से ज़्यादा देखा और समझा जाता है, यह अधिक संदेशों का संचार भी करता है। मौखिक उपयोग व्याख्या करने के लिए किया जाता है। मौखिक संचार सही और प्रमाणिक है या नहीं। गैर मौखिक संचार स्थान, सांस्कृतिक, व्यक्तिगत अंतर के अनुसार भिन्न हो सकता है। इसकी कोई विशिष्ट व्याख्या नहीं दी गई है। मौखिक और गैर मौखिक के बीच में समानताएं कुछ बताई गई है। मौखिक और गैर मौखिक संचार उनके उपयोग में विरोधाभासी नहीं है, कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। मौखिक गैर मौखिक संचार का संयोजन संचार को प्रभावी बनाता है। ज़्यादातर मामलों में एक दूसरे के बिना मौजूद नहीं होते। उदाहरण के लिए किसी मजाक पर हंसना और उस मजाकिया कहना। मौखिक और गैर मौखिक के बीच अंतर क्या है? विभिन्न संस्कृतियों ने सदियों से भाषा और शब्दों को आज के रूप में विकसित किया है। इससे संचार को आसान और विश्वसनीय बना दिया है। इसलिए मौखिक संचार अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। मौखिक संचार एक संरक्षित संचार है। इसमें व्याकरण के नियम हैं और स्पष्ट संदेश देता है, जबकि गैर मौखिक संचार संरक्षित नहीं है। मौखिक संचार में प्रारंभ बिंदु और विराम बिंदु होते हैं, जबकि अशाब्दिक संचार बिना किसी रुकावट के चलता रहता है। भाई मौखिक संचार कर रहे हो तो आप रुकोगे भी, जगह जगह शांत भी रहोगे, अपनी बात को शुरू भी करोगे, तो ये चीज़ें होती है। जबकि विजुअल है वहाँ तो कंटिन्यू चलता रहता है, उसमें कोई मौखिक शब्दों की बात नहीं होती। अकेले होते व्यक्तिगत स्तर पर पारस्परिक प्रक्रियाएं होती रहती है। लोग बोलना बंद करने के बाद भी अशाब्दिक संकेत दिखाते हैं। उदाहरण के लिए लड़ाई के बाद चकाचौंध या कुछ अच्छा करने के बाद मुस्कुराना। मौखिक संचार में प्रत्येक शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं और गलत व्याख्या की संभावना कम होती है, जबकि मौखिक अमौखिक संचार उसमें गलत संचार की संभावना अपेक्षाकृत ज़्यादा रहती है। भाई सामने वाले ने जो समझ लिया वही समझ लिया। मौखिक संचार में तो अपनी बात को क्लियर कर देता है। सामाजिक एकीकरण प्राप्त करने के लिए पारस्परिक मानवीय संबंधों के निर्माण और विकास में बोलना एक आवश्यक तंत्र है, लेकिन यह विवाह समाधान प्रक्रिया में और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। संचार या तो हमारे तंत्र को मजबूत बना सकता है, तर्क को मजबूत बना सकता है, या बाहरी प्रभाव के प्रति संवेदनशील बना सकता है। वैकल्पिक विवाह समाधान का एक ऐसा तरीका है जो मुख्य रूप से संचार पर निर्भर करता है। संचार मुख्य कारक माना गया है, समाज के प्रभावित करता है। कुशल संचार बाधाओं पर निर्भर करता है। संचार मुख्य कारक जो समाज को प्रभावित करता है। ठीक है। एक मध्यस्थ कार्रवाई की सफलता है तो संचार का प्रभावी होना आवश्यक है। जो लोग मध्यस्थ बनने का प्रयास करते हैं उन्हें संचार का विश्लेषण और अभ्यास के योग्य क्षेत्र में देखने की जरूरत है। यानी अगर कोई किसी को मीडिएटर बनना है, इसका मतलब वो संचार में पारंगत होना चाहिए। आखिरकार किसी विवाद को सुलझाने, समझने और पक्षकारों से जोड़ने के लिए मध्यस्थों को न केवल मजबूत संचार कौशल का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ उन्हें पक्षकारों को रचनात्मक आदान प्रदान में शामिल होने में मदद करने की आवश्यकता है। मध्यस्थता में प्रमुख संचार कौशल निम्नलिखित है, जैसे सुनना, संक्षिप्तीकरण, बात को संक्षिप्त रूप में रखना, भावनाओं के साथ व्यवहार करना, भावनाओं को स्वीकार करना, तटस्थ भाषा का प्रयोग करना।
ठीक है। मध्यस्थता कौशल को पुनर्निर्मित करना भी संचार कौशल का एक प्रमुख लक्षण माना गया है। इसलिए प्रभावी संचार या संप्रेषण मध्यस्थता कार्रवाई की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक पक्षकारों के मध्य प्रभावी रूप से संचार नहीं होगा तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाना संभव नहीं होगा। तो ये संचार का जो क्वेश्चन था आपके वर्चुअल ऑनलाइन का, तो ये आपके लिए बहुत उपयोगी और संचार सबके लिए बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन ठीक है तो जल्दी निष्कर्ष निकलेगा, कम्युनिकेशन ठीक नहीं है तो बनती बात भी बिगड़ जाती है। इसलिए कम्युनिकेशन का महत्वपूर्ण रोल यहाँ माना गया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट करें। जल्दी से जल्दी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो आप, ताकि अभी समय रहते सभी बच्चों तक ये चीज़ पहुँच सके, क्योंकि ये प्रश्न है वो कम है और इम्पोर्टेंट है, आने वाला ज़रूरी है। इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।